हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 30 प्रश्नों का संग्रह है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्नों का ये ग्रुप है, संग्रह है। और मैं किसी प्रकार का समय लिए बिना मैं तुरंत शुरू करना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा के हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी का उत्खनन करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? रफीक मुगल को, यज्ञदत्त शर्मा को, SR राव सर को या अमलानंद घोष सर को? तो राखीगढ़ी, पहली चीज तो ये समझ लीजिए हरियाणा में है राखीगढ़ी स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसकी खोज करने का श्रेय जो जाता है, इसका स्थल का उत्खनन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रफीक मुगल को जाता है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं। रफीक मुगल को जाता है इसका श्रेय। यज्ञदत्त शर्मा जी को किस चीज़ का श्रेय जाता है? यज्ञदत्त शर्मा जी को जाता है आलमगीरपुर का खोज करने का श्रेय। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर का श्रेय जाता है किसे जाता है? यज्ञदत्त शर्मा जी को। इसके अलावा SR राव सर को क्या जाता है? SR राव सर को जाता है लोथल के लिए, लोथल की। आप लोग जब भी पढ़ने बैठें तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि लिखते जाएं, क्योंकि आपको एक एक प्रश्न करवाने में बहुत समय लगेगा। और एक ही प्रश्न में यदि 4-5 प्रश्नों को निकाल के उत्तर दिया जाएगा तो आपको उसको समझना और उसको याद करना आसान हो जाता है और जल्दी सिलेबस कवर भी हो जाता है। अगला है अमलानंद घोष जी ने किस चीज़ के कहाँ के खोज में और उत्खनन में अपना सहयोग दिया? अमलानंद घोष जी ने दिया था, मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा का इन्होंने, कालीबंगा जो राजस्थान में है उसके खोज में, उसके उत्खनन में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, तो हमने देख लिया रफीक मुगल जी ने राखीगढ़ी के, यज्ञदत्त शर्मा जी ने हमने देख लिया कहाँ किया, आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर। SR राव सर ने कहाँ का किया? SR राव सर का हमने देख लिया कि उन्होंने लोथल का किया, लोथल। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा, भारत में प्राप्त हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा सबसे दक्षिणी, जो हड़प्पा कालीन जो स्थल जितने भी पाए गए उनमें सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? मांडा, आलमगीरपुर, सुत्का गेंडोर या दैमाबाद? मैं आज आपको ये चीज़ बता दूंगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ये हमने एक चिन्ह बना लिया, इधर हो जाएगा उत्तर, ये नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे उत्तर में मांडा है। ठीक है, मांडा सबसे उत्तर में है। मांडा है कहाँ पर? आइए देखते हैं, बड़े उसमें देख लेते हैं। मांडा कहाँ पर है? मांडा है जम्मू में। ठीक है, तो यहाँ हो गया मांडा। ठीक, अब इसके जस्ट पूर्व में देखेंगे तो क्या है? आलमगीरपुर। ठीक, पूर्व में आलमगीरपुर। सबसे दक्षिण में है दैमाबाद, सबसे दक्षिण में दैमाबाद। और सबसे पश्चिम में देखेंगे तो सुत्का गेंडोर है। क्या है? सुत्का गेंडोर। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि इनमें से मांडा कहाँ पर है? जम्मू में, मांडा जम्मू में है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। आप लोग इसको लिखते जाइए, मेरठ में है, ये जम्मू में है, ये मेरठ में है। सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा, उसके किनारे पर स्थित है। और इसकी जो खोज किया था वो किया था BP
बोपर्दिकर ने, बीपी बोपर्दिकर, बोपर्दिकर, बीपी बोपर्दिकर ने किया था, ठीक है। और ये पूछ ले कि महाराष्ट्र में किस जिले में है, तो अहमदनगर जिले में था, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुआ कांसे के सामान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। गुजरात से प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, पहली चीज तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि गुजरात से कौन सा स्थल प्राप्त हुआ था, लोथल, किस नदी के किनारे है। ये प्रश्न बार बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो इस चीज को आइए समझते हैं कि किस नदी के किनारे है वो लोथल, सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे या हिंडन नदी के किनारे। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन क्या क्या है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, दो स्थल जो हैं वो सिंधु के किनारे, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, ठीक है। ये दो स्थल हो गए कहाँ, ये दो स्थल हो गए सिंधु नदी के किनारे। अब सतलज नदी के किनारे देख लेते हैं कौन सा है। सतलज नदी के किनारे कौन सा है, आइए देखते हैं। तब तक हमने देख लिया अभी भोगवा नदी के किनारे कौन सा था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था। हिंडन के किनारे क्या था, आलमगीरपुर था, जो कि मेरठ में है। और हम देख लेते हैं कि सतलज नदी के किनारे क्या है, सतलज नदी के किनारे है रोपड़, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ठीक, पंजाब में। आइए अब अगला देखते हैं प्रश्न। ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख किसका, जो हमारी गंगा माँ है नदी, उसका उल्लेख कितनी बार आया है, 335 बार या 250 बार या 176 बार या केवल एक बार। तो इस प्रश्न का यदि हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि डी, केवल एक बार। गंगा शब्द का केवल एक बार उल्लेख आया है, जबकि यमुना जो शब्द है उसका उल्लेख कितनी बार आया है, उसका उल्लेख आया है 3 बार, ठीक है। कितनी बार आया है, 3 बार। इसके अलावा 335 बार, सबसे ज्यादा बार किस चीज का उल्लेख आया है, पिता शब्द का, पिता का उल्लेख आया है 335 बार। 250 बार किस चीज का उल्लेख आया है, 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख आया, किसका, इंद्र का। इसके बाद 176 बार किस चीज का वर्णन आया है, 176 बार गौ यानी गाय का उल्लेख आया है, ठीक है। 335 बार पिता का, 250 बार इंद्र का, 176 बार गौ का, गंगा का केवल एक बार, गंगा का केवल एक बार, यमुना का 3 बार, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, पाणिनि की, कालिदास की, पतंजलि की या भरत मुनि की। तो आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आज पता चल जाएगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, ठीक है। मुझे इसको पढ़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और ये नाटक संगीत और आप जो भी संगीत की विधाएं जितनी भी हैं उससे संबंधित ये पुस्तक है। मैंने इसको देखा है, ये पुस्तक है। और इसमें एक खास चीज़ ये है कि संगीत में जो जो मुद्राएं करनी होती हैं, नाटक में जो जो मुद्राएं करनी होती हैं, भरत मुनि ने उन सब का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आपको देख लेते हैं पाणिनि ने क्या किया है, अष्टाध्यायी लिखा था, अष्टाध्यायी पाणिनि। कालिदास बहुत बड़े लेखक, राइटर थे, कवि थे। इन्होंने कुमार संभवम का, मेघदूत, रघुवंशम और ऐसे तमाम रचनाएं इन्होंने की है। फिर आते हैं, देखते हैं पतंजलि ने किया है, क्या किया है। पतंजलि ने योग शास्त्र, ठीक, ये रचना की है। योग से संबंधित काम पतंजलि ने किया है, ठीक है। भरत मुनि हमने देख ही लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका ही संग्रह मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप प्रदर्शन कर सकें। अगला देखते हैं प्रश्न। एकांकागुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एकांकागुआ क्या है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो किस देश में है, एकांकागुआ किस देश में है, अर्जेंटीना में, केन्या में, इक्वाडोर में या फिर चिली में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांकागुआ क्या है, पहले तो जान लीजिए क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है,
निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो एकांका गुहा हो जाएगा ए अर्थात अर्जेंटीना में। ठीक है, ए अर्जेंटीना में एकांका गुहा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला देखते हैं, माउंट एटना किस देश में स्थित पर्वत है? माउंट एटना, ये प्रश्न बार बार आता है क्योंकि ये ज्वालामुखी से काफ़ी गंभीर रूप से ज्वालामुखी के क्षेत्र में आता है और हर साल यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। आइए देखते हैं माउंट एटना कहाँ पर है। माउंट एटना इटली में है। कहाँ है? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या स्पेन में? तो ये ए अर्थात इटली में है। इटली में सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना। कहाँ पर? सिसिली द्वीप है, वहाँ पर है सिसिली द्वीप। इटली में कौन सा द्वीप? सिसिली द्वीप। इटली से आपको याद करवा दूं, राहुल गांधी जी की जो माँ हैं सोनिया गांधी, वो कहाँ से हैं? वो इटली से ही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला अक्षांश रेखा यानी कौन सा डिग्री चैनल, कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है? कौन सा है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 5 डिग्री चैनल? तो आज मैं ये 2 चीज़ें आपको बता दूंगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आपको बताता हूँ, इस प्रश्न का पहले तो उत्तर समझ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है 10 डिग्री। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ठीक ऐसे कुछ हमारा इंडिया है। ठीक है, इसमें बन नहीं रहा। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये ऊपर अंडमान नीचे निकोबार। ठीक है, तो इन दोनों को बांटने वाली रेखा जो है वो 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को बांटने वाली रेखा 10 डिग्री चैनल है। और उसी के साथ यदि और दूसरी चीज़ देखें हम, तो इधर भारत के इधर देखेंगे तो पश्चिम में, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने का काम कौन से करती है? 9 डिग्री चैनल। तो भारत, ये अपना मान लीजिए भारत है, ये भारत है। ठीक है, भारत के पश्चिम में 9 डिग्री चैनल, पूरब में 10 डिग्री चैनल। भारत के पश्चिम में 9 डिग्री, पूरब में 10 डिग्री। ठीक है, पूरब वाला जो है 10 डिग्री, वो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है, बीच से गुजरती है रेखा। और इधर 9 डिग्री जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का काम करता है। ठीक है, 10। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत से निकलकर लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान को पार करके पाकिस्तान जाने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कहाँ से निकलती है? पहली चीज़, ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ होकर जाती है? लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान। लद्दाख जो हमारा क्षेत्र है, लद्दाख वो तिब्बत से जुड़ा हुआ, जिस पे चीन ने 1951 के आसपास कब्जा कर लिया तिब्बत पे। तो वहाँ से निकल के, तिब्बत से निकल कर गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हमारे जो कश्मीर, अभी कश्मीर का भाग है गिलगिट बाल्टिस्तान, और इस पे पाकिस्तान अभी कब्जा कर रखा है। हम हमेशा जो नाम सुनते हैं वो एक ही नाम सुनते हैं, वो नाम सुनते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। उसके अलावा ऊपर पाक अधिकृत कश्मीर, तो कश्मीर वाला भाग जितना वो ले रखा है किनारे का, कश्मीर का जुड़ा हुआ भाग, वो उसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन उसके जस्ट ऊपर का पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान। ठीक है, तो लद्दाख से निकल के गिलगिट बाल्टिस्तान, तिब्बत से निकल के लद्दाख होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जाने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी या झेलम नदी? तो इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक नदी है, वो है सिंधु नदी। सब निकलती तो सतलज नदी भी है तिब्बत से ही, लेकिन ये जम्मू कश्मीर होके नहीं जाती है, बल्कि ये हिमाचल के पास से घुस के नीचे से पंजाब में होते हुए निकल जाती है। ठीक, और आपको बता दूं मैं, रावी नदी भी पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। झेलम नदी भी, झेलम नदी कहाँ पे है? श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में झेलम नदी। यदि आपसे पूछ ले कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यूराल पर्वत किस देश में स्थित है? यूराल पर्वत आपने नाम सुना होगा। यूराल पर्वत किस देश में है? तो यूराल पर्वत है चीन में, तिब्बत में, रूस में, अमेरिका में। तो रूस में है। रूस को लगभग लगभग दो बराबर भागों में बांटता है यूराल पर्वत। इधर पूर्वी रूस, इधर पश्चिमी रूस। ठीक है, ये रूस हो गया, ये हो गया रूस पूरा। इसको 20 से करीब करीब बांटने का काम करता है यूराल पर्वत। इधर पूर्वी यूरोप, पूर्वी रूस, पश्चिमी रूस इधर। ठीक है, तो यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुर्द जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? ये काफ़ी फेमस हुए थे आईएसआईएस जो लड़ाके लोग लड़ रहे थे उस समय। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुर्द जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? इराक में, म्यांमार में, मैक्सिको में या वेटिकन सिटी में? वैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दे भी दिया है। तो आपको पता होगा आईएस जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईएसआईएस लड़ाके लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ इराक की तरफ से लड़ रहे थे कुर्द के लड़ाके। ठीक है, कुर्द लोग लड़ रहे थे। वो जनजाति कहाँ निवास करती है? इराक में। ठीक है, इराक में, ईरान में, अजरबैजान में, ऐसे क्षेत्र में पूरे में निवास करती है कुर्द जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कितना प्यारा नाम है, हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में या लद्दाख में? ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में स्थित है। दरअसल जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 35A और 370 लागू था, अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे और इसको मिला के एक टेरिटरी थी, एक पूरा क्षेत्र था। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त को ये काम किया गया, तो 5 अगस्त 2000 कब किया गया? 2019 में या 20 में? ये आप लोग क्लियर करके बताएंगे। 5 अगस्त 2019 में किया गया काम अलग करने का या 20 में? ये आप लोग क्लियर करके नीचे कमेंट में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त को जैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में तो कई सारे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक्चुअली सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और इस बार की जो टाइगर की गणना हो, जनसंख्या की गणना हुई थी, उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए थे। ठीक है, असम में मानस हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके अलावा और भी 2-3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जब हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र, बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व। कहाँ अवस्थित है? बांदीपुर कहाँ पर है? ये कहाँ है? उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में या कर्नाटक में? तो आपको बता दूं मैं कि बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना, देखिए कितना प्यारा सा बाघ बना हुआ है यहाँ पे, है ना? ये भारत में बाघ संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया है? ये प्रश्न जो अपना इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला क्षेत्र है उससे ये प्रश्न बनता है, और ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया या प्रोजेक्ट टाइगर, उसकी शुरुआत 1973 में की गई। ठीक है, इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के समय शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा।
ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी, मीन्स छुआछूत का अंत किया जाता है, ये संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, ठीक, या वहाँ से वो रिट्स जारी करवा सकता है। जैसे 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी रिट? मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, ऐसे करके 5 रिट होती हैं, यानी बंदे प्रत्यक्षीकरण रिट, और 4 प्रकार की और रिटें होती हैं। इसके अलावा 51 जो अनुच्छेद है ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का काम, संधि शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का काम अनुच्छेद 51 के तहत किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, यानी उसको स्वीकार कब कर लिया गया? कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 14 अगस्त 1947 को? तो आपको ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए, दिमाग में बिठा लेना चाहिए, हमारे संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया, ठीक है। आपको भारत के जो आप एनसीईआरटी की किताबों में देखेंगे कि वहाँ पे भारत की संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके पूरी लिखी होती है। मुझे पूरी याद है लेकिन अभी बताने का समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको पूरी सुना देता। तो उसको आप पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। उसमें शुरुआत ऐसे ही है, हम कॉमा भारत के लोग कामा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आगे है बहुत सारा। आगे अगला प्रश्न तब तक देख लेते हैं। बिना संसद के सदस्य हुए, यानी कोई व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है का सदस्य कब तक रह सकता है, यानी कितने दिनों तक वो बिना संसद का सदस्य रह सकता है। यानी कोई भी एक व्यक्ति वो अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है तो कितने दिनों के अंदर उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, अदरवाइज उसकी सदस्यता छिन जाएगी। 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 52 दिन तक या 1 महीने तक। तो वो कोई भी व्यक्ति 6 माह तक ही बिना संसद का सदस्य हुए मंत्रिपरिषद में शामिल रह सकता है। इसके बाद उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, या तो वो संसद का सदस्य बन जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को, या न्यायपालिका को? तो जो ये प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक माना गया है वो न्यायपालिका को माना गया है, ठीक है। न्यायपालिका ही संविधान की पुनर्व्याख्या करने का अधिकार रखता है। यदि संविधान में किसी प्रकार की संविधान को कोई केस देखते समय यदि किसी प्रकार की संविधान में समस्या आती है कि वो उस चीज़ का वर्णन सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो जो न्यायपालिका है वही यह अधिकार रखती है कि उसका व्याख्या करे और उसको नए तरीके से पेश करे। जैसे पहले हमारे पास जैसे मूल अधिकारों से संबंधित यदि अनुच्छेद हम देखें 19, तो अनुच्छेद 19 जो है जो बोलने आदि का अधिकार देता है, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे और अधिकार, मूल अधिकार जोड़ दिए। जैसे अच्छे वातावरण का अधिकार उसमें है नहीं, लिखा नहीं है, लेकिन अच्छे प्रदूषण रहित वातावरण का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं, ठीक है। प्राइवेसी का अधिकार जो है, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी क्या कॉमन सिविल कोड की बात करें, समान नागरिक संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है, जैसे अभी क्या होता है कि हिंदुओं की शादी का अलग तरीका, मुसलमानों की शादी का अलग तरीका, क्रिश्चियंस की शादी का अलग तरीका, या और रीत और हर चीज़ में अलग अलग जो चीज़ें हैं। तो ये कॉमन सिविल कोड अगर आता है जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार कॉमन सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगी, तो उसके तहत सारी चीज़ें लगभग हर क्षेत्र में एक साथ एक ही जैसी हो जाएंगी सभी के लिए। तो इसका वर्णन किस में है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44,
अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 45, सॉरी यहाँ पे 47 होना चाहिए, 47। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में कहा गया है कॉमन सिविल कोड की बात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो हमने संविधान संशोधन की जो एक प्रक्रिया रखी है उसका जो प्रावधान है हमने किस देश से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। तो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया है और उसको अपने संविधान में अनुच्छेद 368 में स्थान दिया है। ठीक है, यानी संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है। संघात्मक व्यवस्था कैसे, सशक्त केंद्र वाला संघ होगा, हमने कल पढ़ा था। फ्रांस से हमने क्या लिया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना लिया था। ठीक है, और जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल लिया। ठीक, अगला देखते हैं 22वां, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति। कौन कौन सी मुसलमानों की 3 स्थितियों का मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन 2005 में किया गया। कब किया गया, 2005 में किया गया। सच्चर समिति का गठन, तेंदुलकर समिति का गठन, शुंगलू समिति का गठन या पार्थ सारथी सोम समिति का गठन। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस समिति का गठन किया गया था मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का, शैक्षिक स्थिति का देखने के लिए। तो ये ए अर्थात सच्चर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, किस समिति का गठन किया गया था, सच्चर समिति का गठन किया गया था। अब अगला देखते हैं, इसी में यदि हम देखें तो जो तेंदुलकर समिति है, तेंदुलकर समिति ने क्या किया, तेंदुलकर समिति ने गरीबी से संबंधित समिति बनाई गई थी, उसमें अध्यक्ष उसके तेंदुलकर जी थे। ठीक है, अगला देखते हैं, ये तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है। वर्मी कल्चर जो है उसका संबंध किससे है, केचुआ पालन से, रेशम कीट पालन से, बागवानी या अंगूर की खेती, किससे है। तो वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो ए अर्थात केचुआ पालन से है। ठीक है, किससे, केचुआ पालन से है वर्मी कल्चर का संबंध। ठीक है, वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से। और अंगूर की खेती किससे होती है, विटीकल्चर से। बागवानी किससे होती है बताइए, बागवानी और रेशम कीट, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग इन दोनों को कमेंट करके बताएंगे, कल पिछली क्लासों में ये दोनों हो चुके हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है, रेशम कीट पालन को क्या बोलेंगे और बागवानी को क्या बोलेंगे। ओके, अगला 24वां प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन, कौन सी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है, बागवानी से, स्वर्ण उत्पादन से, तांबा उत्पादन से या भूरे कोयले से। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि काफ़ी फंसा रहा है प्रश्न। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो है ए अर्थात बागवानी से। ठीक है, काफ़ी घुमावदार प्रश्न है लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी से है। ठीक है, 25वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मुंबई में कब की गई। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इंडियन रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 में, 5 अप्रैल 1935 में, 11 अप्रैल 1935 में या 17 अप्रैल 1935 में। कई बार इतने क्लोज आंसर आ जाते हैं, अब हमको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। इसीलिए अपने यहाँ जो वित्तीय जो वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगला जो है 26वां प्रश्न देख लेते हैं, पेंटियम, ये अब कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया, पेंटियम चिप का आविष्कार, विनोद धाम, मुकेश मेश्राम, ई श्रीधरन या एम विश्वेश्वरैया। तो मैं आपको बता दूं कि पेंटियम चिप जो होती है उसका आविष्कार किया है विनोद धाम सर ने। और पेंटियम चिप का काम क्या होता है, मोबाइल में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो अंदर आप देखते हैं कुछ ऐसा करके बना होता है, छोटे छोटे उसमें वो रखे होते हैं ऐसे। कभी आप रेडियो खोला हो या टीवी खुली हुई देखा हो
मोबाइल देखा होता है ऐसे पीछे अंदर उसके ऐसे ऐसे बने होते हैं ढेरों, वो होती है चिप, पेंटियम चिप, ठीक है। उसी को बनाने का काम किया है एक भारतीय ने जिनका नाम है विनोद धाम। और इनका जन्म जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। इनको अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया, वहाँ पे इन्होंने काम किया। और दो नाम और मैं आपको बता दूं, जो ई श्रीधरन हैं वो भारत के बहुत बड़े इंजीनियर हैं और अभी भी हैं ये। और इन्होंने ही, इनको मेट्रो मैन कहा जाता है, यानी भारत में जो मेट्रो की शुरुआत हुई है उसमें जो काम करने की शुरुआत किया इन्होंने किया है। तो भारत में जितनी भी मेट्रो बनी है अधिकतर मेट्रो में इन्हीं के सहयोग से ही, इन्हीं के मार्गदर्शन में काम हुआ है, ठीक है। और दूसरा एम विश्वेश्वरैया का नाम आ रहा है, ये भी इंजीनियर थे, दक्षिण भारत से ही थे। तो इनका योगदान थोड़ा सा पहले था, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, हो रहा था, उस समय इनका योगदान था, ठीक है। अगला 26वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन संयंत्र जोड़ता है? कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन सा यंत्र जोड़ता है? मॉडेम, स्कैनर, डीसी रोम या प्रिंटर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन से लाइन से जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28वां। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को, कंप्यूटर जो है उसके सिस्टम के किस भाग को हाथ से स्पर्श किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर को, डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को या हार्डवेयर को? तो आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ को टच तभी करोगे जब वो प्रत्यक्ष रूप से रखी हुई हो, सामने हो, और भौतिकता से युक्त हो, जिसको हम छू सकें। तो हार्डवेयर जो चीज़ है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर का पूरा पार्ट वो हार्डवेयर होता है। जैसे मोबाइल को हम जो टच करते हैं ऊपर का पार्ट, जिसको हम हाथ में लिए रहते हैं, वो मोबाइल का हार्डवेयर हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो चल रहा है वो जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर हो गए, जो जिसके सहायता से चल रहा है, डाटा हो गया, जैसे काम कर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, जो भी है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो छूने वाली चीज़ उसमें क्या होगी? हार्डवेयर होती है। सॉफ्टवेयर तो उसके प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हमारे पास का अंदर जो चल रहे हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में, जैसे कोई भी यूट्यूब हम चला रहे हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला देखते हैं 29वां प्रश्न। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, बताइए। डॉट जो मैट्रिक्स है किसका एक प्रकार है? टेप का, डिस्क का, प्रिंटर का या बस का? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो टेप है या डिस्क है या प्रिंटर है या बस है? तो इसके प्रिंटर का हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। डॉट मैट्रिक्स, डॉट जो मैट्रिक्स है किसका एक प्रकार है? टेप का है या प्रिंटर का है? आई थिंक प्रिंटर का है। इसको प्रिंटर, इसको आप लोग कमेंट करके देख के बताएंगे, ठीक है। और 30वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? आई नो कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होंगे, नए बच्चे, जो नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी रख दिया है कि कंप्यूटर का पिता, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स वेबेल, चार्ल्स वेबेज, हेनरी किसिंगर या जेम्स बॉल? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने आई थिंक 1882 ईस्वी में पहली बार इन्होंने कंप्यूटर से संबंधित काम किया था, ठीक। तो आज के ये 30 प्रश्न कैसे लगे आपको? कमेंट करके जो जो पूछा गया आप लोग बताएंगे, ताकि वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और जितने आप लोग जुड़ोगे उतना ही अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लाया जाएगा, उतना ही अच्छे से अच्छे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत कीजिए इस YouTube वीडियो को देखने में, समझने में, अपने एग्ज़ाम में काम में लाने में और अपने दोस्तों तक को पहुंचाने में। क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगा वीडियो, उतने लोगों का भला होगा, और जितने लोगों का भला होगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।